हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, जैसा कि अपना लेक्चर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट अपना, जिसमें अपन ने प्रिंसिपल फाइंड आउट प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखी थी, टाइम दे रखा था। इन तीनों पर बेस पर जो भी क्वेश्चन थे हमने वो किए थे, सीआई निकालना, अमाउंट निकालना। फिर हमने एक बात स्टार्ट की थी, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखी हो, टाइम दे रखा हो और क्या दे रखा हो, रेट दे रखी हो, यानी दर दे रखी हो और समय दे रखा हो, तो बच्चों उस केस में हमें क्या करना है उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करके फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि जब मूलधन हो, दर हो, समय, तो हमने क्या करना वो हमने कर चुके थे। उसके बाद हमने बात करनी थी कि जब हमें रेट और क्या देखा हो, समय देखा हो। अगर आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब पिछले वाले वीडियो के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, when the time and rate are given then unitary rule will be applied या used। क्लियर है? तो ये रूल हमें कब यूज करना है, जब हमें क्या दे रखा हो, रेट एंड टाइम दे रखे हो। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि रेट एंड टाइम दे रखा हो तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, सुनना। जब आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो, यानी कि मूलधन नहीं दे रखा हो, और हमें अगर रेट और समय दे रखा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, समझो। इस पे मैंने आपको एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार और डिस्कस करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मानने में कोई भी आप रेट या मतलब कोई भी आप प्रिंसिपल मान सकते हो, 100 रुपये मानो, 200 रुपये मानो, उस पर कुछ भी वैल्यू बननी या इस पे बननी। फिर हम इक्वल करना सीखे थे, एकाकी नियम लगाया था, एक ही नियम। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कुछ भी मूलधन मानना है। जब क्या मूलधन नहीं दे रखा हो, दर दे रखी हो, समय दे रखी हो, तो हमें कुछ भी मूलधन मान लेना है, यानी प्रिंसिपल कुछ भी मानना है। बट होता क्या है, कुछ भी प्रिंसिपल मानने से आपके पॉइंट्स में कैलकुलेशन चली जाती है। तो उसका मैंने आपको एक तरीका बताया था। तरीका ये था, आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन में रेट दे रखे, जो भी आपके क्वेश्चन में रेट दे रखे, उस रेट कितनी बार चल रहा है उसका फ्रैक्शन बना लो। उस रेट कितने टाइम तक वही रेट चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे आपकी रेट चल रही है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 10/100 मतलब 1/10। तो ये 1 साल की है तो इसके साथ ये 1/10, एक बार और 2-3 साल की है तो 1/10। जो भी नीचे डिनोमिनेटर में जो भी हो, यानी हर में जो भी हो, उसको आपस में गुणा कर लेंगे। यानी कि ये 1000 में क्या मान लूंगा, प्रिंसिपल मान लूंगा। ये मूलधन है नहीं, मैंने माना, ये यूनिट मान ली। इसको मानने से क्या होगा कि इससे 3 साल तक अगर इस दर से कुछ भी काम करोगे ना, तो आपके पॉइंट्स में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये मैंने एक तरीका बताया था और बहुत अच्छे से समझाया है लास्ट वाली क्लास में, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखें। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस क्लास को ना देखें, वो लास्ट में है, आप चाहो तो लास्ट का वीडियो देख लें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पर लास्ट वाली क्लास ज़रूर देख के ये देखना है। और बच्चा एक बात आप मान लेना, अगर आपको रियली आपने सोच के आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप ज़रूर मैं जो बोलूँ उसको फॉलो करो। आप कहीं पर भी करो, कैसे भी करो, जैसे लेक्चर पढ़ो। क्या होता है, जैसे हम लेक्चर पढ़ते हैं और उसके बाद हमें टेस्ट देना है, टेस्ट देने से ये कंफर्म हो जाता है कि आज जो मैंने पढ़ा वो क्लियर हुआ है कि नहीं है। आप आधे बच्चे टेस्ट इसलिए नहीं देते हो, आप अपनी रैंक को देखने से डरते हो। मैं एक काम कर रहा हूँ कि आपकी रैंक जब आएगी, सुनना, मैंने एक सबके साथ करूँ, आपकी रैंक आएगी, आप उसमें देख लोगे कि आप कौन सी रैंक पे हो। ठीक है। दूसरा आपको नहीं देख पाएगा कि आप कौन सी रैंक पे आ रहे हैं। जिसकी रैंक कम आ रही है उसकी रैंक को, वैसे मैं बहुत जनों की जैसे रैंक कम आती है उनको मैं हाइड वैसे भी कर दूंगा, दूसरा नहीं देख पाएगा, आप ही देख पाओगे। ठीक है। आपकी अच्छी रैंक है तो ही मैं आपको दिखा दूंगा, या तो ये करूँ। लेकिन आप हो सके तो मुझे मैसेज कर देना कि सर हमारी रैंक को शो मत करो, तो हमें आपके रैंक को डाल दूंगा तो शो नहीं होगी, सिर्फ आप देखोगे कौन से रैंक पे आए, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा आप कौन से रैंक पे आए। ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, पर टेस्ट जरूर दो। रैंक से कुछ नहीं होता, दूसरा देखने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को नीचे देखना भी तो सीखो लाइफ में। सब जने ऊपर ही आएंगे तो नीचे कौन आएगा, एक नहीं तो नीचे आएगा ना। तो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर बढ़ोगे, करोगे ही नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं बढ़ोगे। ठीक है। टेस्ट जरूर दो। कहने का मतलब जो पढ़ो उस पर बेस्ट क्वेश्चन दिन के फिक्स कर लो करना। मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन फिक्स कर रखे हैं। जैसे लेक्चर पढ़ो 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे दो, 10 क्वेश्चन सोल्व करो या टेस्ट करो, एक ही बात है, क्योंकि आप उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और मैं क्वेश्चन वही देता हूँ जो आप पढ़ते हो, उसी टाइप के बिल्कुल सेम बनाता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपको बिल्कुल ये प्रॉपर पता चले, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आज पढ़ा था और ये डेटा चेंज है, मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा, क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। टेस्ट जरूर दिया करो बेटा। आप कहीं से भी दो, मैं ये नहीं बोलता क्यूआर कैंपस की ऐप को डाउनलोड करो, वहीं से करो, आपकी इच्छा हो जहाँ से दो, किताब से सोल्व करो, पर टेस्ट जरूर देना। बिना टेस्ट यानी जो पढ़ते हो उस पैटर्न के क्वेश्चन डेली के डेली जरूर सोल्व करो। आप देखना, अगर आपने लेवल 1 मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया ना लेवल 1 को, तो लेवल 2 देखना आपको बहुत इजी लगेगा। और लेवल 2 इजी लगने के लिए लेवल 1 बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
बाकी अगर लेवल 2 के क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो मैथ्स से जो डर है ना वो फिर से जग जाएगा अगर लेवल 1 को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो। ठीक है, तो पहले लेवल 1 स्ट्रॉन्ग बनेगा, देन अपन लेवल 2 को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर ये दोनों ही हो गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है जो आप कभी सोल्व नहीं कर सकता। ये मेरे ऑफलाइन बच्चे जानते होंगे जिन्होंने मुझे रीजनिंग में पढ़ी है। जब आप पूरी मेरे साथ पूरा पढ़ लोगे अच्छे से, फिर आप बुक पे बुक सोल्व करना, सारी बुक सोल्व होगी। पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा और रेगुलर क्लास को पूरी देखनी होगी, वो भी अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए। ठीक है, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस मैं करूंगा लास्ट लेक्चर में, आई होप मैं उम्मीद करूँ इसके पहला लेक्चर आप लास्ट में देख के फिर आ रहे हो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके थे, है ना, लास्ट क्लास में। इसके आगे से हमें करना है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पूरा खत्म भी कर देंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में रेट और टाइम दे रखा हो और हमें फिर आगे क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा हो, बात बाद में करेंगे। पहले हम रेट और टाइम दे रखा हो तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल कैसे मानना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो सुनना, जैसे क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कोई राशि कितने 9 सही 1/11। अब बच्चों ये आपको मैंने आपको परसेंटेज की एक लिस्ट दी थी, अगर आपको याद है तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 1/11। अब आप खुद सोच रहे होंगे सर हमें जब तक वो टेबल नहीं आएगी इसका मतलब हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। 11 × 9 करोगे इन दोनों को, 11 9 99 + 1 तो 100/11 लिख दो तो भी गलत तो नहीं है। इसी बात को 99 + 1 100/11 लिखूँ और ये परसेंटेज का नीचे वापिस 100 लिख दूँ तो वही आ गया 1/11। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, बट ये जो टाइम लगा आपके टाइम बचाने के लिए आपको ऐसा करना है। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कितने साल का उस पर फोकस करना। कितने साल का है? 3 साल का है। 3 साल का तो मैंने क्या बोला, एक पहले साल की रेट भी सेम है 1/11, दूसरे साल की भी 1/11, तीसरे साल की भी 1/6। तीनों साल की रेट कितनी है 1/11। अब 1/11 है तो मैंने क्या बोला, जो भी डिनोमिनेटर में हो उसका आप क्या कर लो, आपस में गुणा कर लो, उनको आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। यानी मैं ये बोल सकता हूँ 11 × 11 × 11 मतलब 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना आया 1331। और मैंने आपको फर्स्ट डे मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला, मैथ्स कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ईजी होता है। कॉन्सेप्ट एक फिक्स होते हैं, ये बार बार करना है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हमेशा ऐसा जो भी नीचे आएगा उसका गुणा करके ये प्रिंसिपल बनाना, ये कॉन्सेप्ट सीख गए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको क्यूब याद नहीं होना, यहाँ पे बेटा आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात समझो, थोड़ा सा क्यूब स्क्वायर रोज का एक एक याद करो, टेबल्स याद करो, कम से कम 20 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। क्यूब आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर आपको 30 से 50 याद होने चाहिए, मुंह पे रट्टे होने चाहिए, जिससे एग्जाम में ये और ये जो 3 काम करके मेरी क्लास में आएगा, लेवल 1 पढ़ेगा, लेवल 2 पढ़ेगा, मैं रियली बता रहा हूँ वो बच्चा सीरियसली कह रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने वाला है। ठीक है, ये 3 काम जिसने कर लिया अपनी लाइफ में, लेवल 1 को स्ट्रॉन्ग करना एंड दूसरा आपका टेबल्स और ये पहाड़ याद करना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग कि ये जितना पढ़ा है उसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी मैं वापस पूछ लूँ कभी तो आप बोलो हाँ सर आराम से पूछ लो, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गनेस। उसके लिए आपको फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी सीखने के बाद। एक दिन देख लिया, 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की वापिस, वो खत्म हो जाएगा। डेली का डेली वापिस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बीच बीच में कभी टेस्ट दे दिया, वापस दे दिया आके, आपको लगा अरे ये क्वेश्चन भूल गया, वापस पीडीएफ पढ़िए, पहले पीडीएफ से समझा, देखो सब है ऐप पे, पीडीएफ से देख लिया, हाँ पीडीएफ से नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आया, वीडियो भी पढ़ा है। तीनों चीज़ें मैंने आपके ये पे रख रखी है, वीडियो, पीडीएफ एंड टेस्ट, तीनों है उसी वीडियो पे, पीडीएफ उसी वीडियो की टेस्ट, तीनों चीज़ें एक साथ है। तो जिसमें से जब लग रहा है कि एक बार मैं पीडीएफ देख के समझ लूँ तो आप नोट्स देख के समझ लो पीडीएफ के, उससे नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लो। ठीक है ना, इससे आपको क्या होगा, जितनी ज़्यादा बार बार डिप्रेशन किस में डाउट आएगा, मान लो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में डाउट है तो वही देखना रहा, वो सीखने के बाद तो पूरे 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए ना टेस्ट के, वो 10 क्वेश्चन टेस्ट के क्लियर मतलब जितना पढ़ा वो क्लियर। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, बाकी तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो एग्जाम में आने के बाद एक नंबर नहीं काट सके कोई अपना, और जिस दिन नंबर नहीं कटेंगे सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है। ये चीज़ जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा कि चैप्टर से या कोर्स से सिलेक्शन होता है, न कि किस्मत से होता है। ठीक है, इधर देखना आप, तो 3 बार समझ में आए। अब देखो इधर, तो देखो मैंने अब प्रिंसिपल माना है, मेरी बात समझना। सबसे पहले मैंने आपको कल क्या बताया था, सबसे पहले एक बैंक में पैसा डालना है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या, बैंक में पैसा डालने के लिए था नहीं, तो जब भी जो रेट होती है जितने साल के लिए, दोनों चीज़ें गिवन होगी, जितने साल के लिए जितनी रेट होगी उसका अपन क्या करेंगे, हर जो होगा उसको आपस में गुणा करेंगे, जो जो रेट जिस जिस साल की होगी। तो फिलहाल तीनों साल की रेट सेम है 1/11 1/11 1/11। तो हमारे प्रिंसिपल कितना बना, ये हमने माना है, न कि ये रियल है, ये यूनिट मानी है ऐसी, इतनी हमने यूनिट मानी है। रियल तो हमें निकालना होगा या कुछ भी करना होगा, आगे देखते हैं। अब सेम वर्क करना है जो आप लास्ट क्लास में किए थे, कोई चेंज। देखो लास्ट क्लास में मूलधन था,
रेट थी और समय था। तो आप क्या कर रहे थे, बैंक में पैसा डाला, कितनी बार गणना, तो क्वेश्चन कितनी बार गणना है, 3 वर्ष के लिए कोई शर्त नहीं है तो 3 बार गणना, तो 3 लाइन खींचेंगे हम, वो का वो काम करना, कुछ नया ही नहीं, 3 लाइन खींचेंगे। अब रेट क्या है तीनों साल की, 1/11 इस साल भी है, 1/11 इस साल भी है, 1/11 इस साल ही है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है। देखना क्यों, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो डेटा आया है ये हमेशा इन तीनों का गुणा करके आया होगा। अब जब ये 1/11 की रेट होती है ना बच्चों, तो एक चीज समझो, ये 11 इंटू 11 इंटू 11 है कि नहीं है, 100, ये क्या होगा, हमेशा ऊपर ये 11 इंटू 11 इंटू 11 था, 3 साल थे तो। अब मुझे बताओ, आप इसका 1/11 करोगे इसका, तो एक 11 से एक 11 हमेशा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपने क्यूब किया है ना, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 करने पे आया है, तो एक 11 हटा दो, अब क्या बचा 11 इंटू 11। तो हमेशा क्या होगा, जो भी आपने यहाँ लिखा है ना 3 बार गुणा है, तो यहाँ पे हमेशा 2 बार गुणा आएगा उसका, उसके अगले वाले में 1 बार गुणा आएगा। कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं पड़ती है, सबसे पहले 3 गुणा है, इस लाइन में जब भी लिखोगे ना वापिस तो 2 गुणा आएंगे क्योंकि ये 11 से 11 कट जाएगा। जब वापस इस लाइन से नीचे लाइन में लिखोगे तो 1 गुणा आएगा, उससे नीचे लिखोगे तो 1 11, यानी हर बार 1 11 कम पड़ेगा, 1 11 कम पड़ेगा, 2 11 का मतलब 121। तो यहाँ पे आप करोगे तो 121 आएगा, यहाँ पे भी करोगे तो 121 आएगा, और यहाँ पे भी तीनों साल का 121 ये तक तो आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी पहले साल का 121, ये मूलधन पे तो 121 121 121 समझ में आ गया। और लास्ट क्लास अच्छे से देखिए, अब होता क्या, इसका भी तो ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसका भी ब्याज मिलता है, वही 1/11। मैंने क्या बोला, जब इसको वापस सोल्व करोगे तो 1 11 और कम पड़ जाएगा, तो 11 इंटू 11 121 होता है, 11 से 1 11 और कम पड़ गया तो 11 आएगा। अब जब वापस देखो, जब इस तीसरे साल पे लिख रहे होंगे तो इसका वापस लिखा होगा 11, इसका लिखा होगा 11, समझ में आया। अब ये 11 का भी तो लिखना पड़ेगा नीचे, तो 11 का मैंने क्या बोला, एक और 11 कम पड़ जाएगा तो बच्चा क्या 1। ये कंडीशन बनेगी हमेशा, पहले साल का ब्याज खाली 121, दूसरे साल का मूलधन का तो बनेगा ही बनेगा, इस ब्याज का बना, तीसरे साल में मूलधन का तो बना ही बना, इस ब्याज का भी बनेगा, इस ब्याज का भी बनेगा, और इसका भी बनेगा उसी रेट से। तो होता कुछ नहीं है, जितना है उससे 1 11 कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, इस तरह से बनेगा। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब मेरे को बात बताओ बच्चों, यहाँ पे एक बात बताओ, कहानी बताओ, ये हमारा ब्याज आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, जो बोल रहा है देखो, ये सोल्व करने के बाद आपको ये देखना होगा कि दिया हुआ क्या है, रियल वैल्यू किसकी दे रखी है, और आपको क्या करना, जो उसने वैल्यू दे रखी है ना, वो कि वो आपने जो माना है ना उसमें बनानी है, और दोनों को इक्वल करके एक की नियम जो है अपना वो लगाना है, और एक के नियम से आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू वो निकालनी है। अब कैसे, एक ही सिंपल सा फंडा लगाना है, जब भी रेट और टाइम दे रखे ये प्रोसेस मान लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद ये देखो कि यहाँ पे क्या दे रखा है। तो आप देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, 680 रुपए का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। सर चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 680 रुपए। तो ये आपकी रियल वैल्यू दे रखी है, 680 रुपए आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। अब मेरी बात को समझना, ये रियल वैल्यू है, हमें क्या करना होगा, इसके बराबर यूनिट पता करनी होगी। अब आप बोलोगे सर ये किसका अंतर था, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस था। डिफरेंस का मतलब आपको पहले ही पता है होता क्या है। देखो ये चीज, इतनी चीज तो आपके किस में आएगी, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगी, ये ऐसा ही भी है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज भी है। सिर्फ ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, यही तो डिफरेंस होता है, अंतर। आपकी यूनिट में अंतर कितना है, ये वाला अंतर है, इसको बोलेंगे अंतर। अपने यूनिट में अंतर कितना है, ये वाला, इसको बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा बचता है ना नीचे वाला, वही तो होता है डिफरेंस। अब मुझे बताओ डिफरेंस है कितना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 1 34, कितने का डिफरेंस है, 34 यूनिट का। तो वही चीज हमारे कितने यूनिट है, जो चीज दे रखी वही बनानी है। अगर ये 680 रुपये ये बोलता है, क्या बोलता है, ये 680 रुपये क्या है, मूलधन है, तो 1331 के बराबर 680 करता है। मतलब इसने यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना, बाद में आपने ये सोल्व करने के बाद जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है ना, हमेशा बच्चों बस उसके बराबर यूनिट करनी है। वो यूनिट करने के बाद बस हमेशा एक एक नियम लगाना है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट क्या होती है, इसका अपॉन ये, तो 34 का डबल हो, तो सामने दिख रहा है 20, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखो, हमें कितनी यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन बोला तो वह राशि बताओ, यानी जो राशि आपने इन्वेस्टमेंट की थी आपको वो राशि बतानी है। अब मुझे बताओ राशि की यूनिट कितनी मान रखी है हमने, 1331 रुपये मानी थी। ये तो मूलधन माना था हमने, शुरुआत में माना कि मूलधन यही है, ये तो बैंक में डाला था मान के। तो हमें इतनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कितनी, 1331 यूनिट की वैल्यू चाहिए। जो उसने पूछा वो करना है, 20 इंटू 1331, बस। तो 20 इंटू 1331 करना, इसका डबल कर देते हैं, तो 2662 दिख रहा है, जीरो लगा देंगे।
तो 26620 का इनका ही होना चाहिए, तो 26620 आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई टफ है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से देखी है, उस पर टेस्ट दिया है, तो डेफिनेटली आज आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्लीट है मेरे बच्चों, चलो तो सॉल्व करो, ठीक है। राइट डाउन कर लिया होगा, पॉज कर लो, उतार लो, आगे चलते हैं। आज सुबह ऑफलाइन मेरे यहाँ पे एक बच्ची मिली मुझे, अनुष्का अकेडमी में, जैसे मैंने आपको बताया मैं अभी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उदयपुर में। तो यहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली, उसने मुझे बोला कि पज़ल की बात आई थी। तो उसने बोला कि शुरुआत में उसने मुझे बोला कि सर बैंकिंग में नहीं कर सकती, मुझसे पज़ल नहीं हो रही है। आज उसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे आज ही बोला कि सर मैंने कुछ नहीं किया, आपने बोला था पर डे के 2 क्वेश्चंस करो, मैंने ठान लिया था पर डे के मैं 5 क्वेश्चंस करूंगी, कुछ भी हो जाए रोज की 5 पजल सॉल्व करूंगी। आज उसको 1.5 महीना हुआ है, उसने बोला सर अब मेरे 30 से कम नंबर नहीं आ रहे 35 में से। सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में। आप मेरी बात का बिलीव करो, ये मत सोचो कि मैं आपको खाली टेस्ट दिलवाना चाहता हूँ क्यूआर कैंपस से, ये थॉट मत बनाना। इतने कोई बड़ा चार्ज नहीं रख दिया है मैंने, इसलिए आपको बार बार बोलूँगा 200 रुपीज़ डजन मैटर, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। और 200 रुपये मुझे किसी कारण से रखने पड़े वो अलग बात, बाकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखने का था। शुरुआत में मैं रखा था, आपको ध्यान हो तो, फ्री किया था नहीं किया था सब बच्चों के, फ्री कर दिया बिल्कुल मैंने। लेकिन कुछ बात की वजह से मुझे रखना पड़ता है पेमेंट, छोटा सा अमाउंट, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ मत दो आप, लेकिन पर डे पढ़ने के बाद चाहे किसी बुक से दो, चाहे आप कहीं से प्लेटफॉर्म से दो, डेली के जिस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ो, एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के एक बार सोल्व जरूर करो। अगर ये करते हो बच्चों, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप मेरे को 2 महीने बाद आप बोलोगे कि सर मैथ्स कोई भी चैप्टर जो हमने पढ़े अभी तक, उसमें आपसे लेवल 1 का तो कोई भी क्वेश्चन दो, हम कर लेंगे। फिर जब लेवल 1 इस हिसाब से क्लियर होगा, फिर लेवल 2 पे आओगे, बच्चों को इतना मजा आएगा मैथ्स पढ़ने का, आप बोलोगे मैथ्स सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया मैंने 11th-12th में। ठीक है, उसके लिए मैं बिल्कुल जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक से नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जैसा मैंने बोला था, हर चीज़ छोटी से छोटी समझा की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे मानना है क्या करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होते हैं, बस आपको पहाड़े याद करने और थोड़ा सा आपको रोज की थोड़ी सी मेहनत है, आधे घंटे एक्स्ट्रा मेहनत देनी है वीडियो देखने के बाद। चलो अब देखते हैं, कोई राशि रेट, देखो हमें फिर से बस वही देखना है कि ये भी क्वेश्चन आएगा इस बार, रेट क्या, अच्छा उल्टी है, 3 वर्ष तो है पर रेट इस बार डिफरेंट है, 11 सही 1/9। सबसे पहला काम मेरा बच्चों, 11 सही 9/9 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/9। वही 11×99 100/9, 100 से 100 कटेगा तो कितना बचेगा इस बार, 1/9। कंप्लीट है, ओके। अब मेरी ये बात समझो, ये 1/9 सोल्व कर सकते हो है ना, अगर भूल जाओ तो कैसे, 11×9 99 प्लस 100, 100/9 और इंटू 100 परसेंटेज का, 100 से 100 कटा तो 1/9। याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा, ये टाइम नहीं लगे एग्जाम में। ठीक है, 2 बार याद ही तो करना है, नहीं हो तो ये तो आनी चाहिए, करोगे क्या फिर। साल देखिए कितने हैं वापिस, 3 वर्ष। जैसे ही 3 वर्ष देखूंगा बेटा, तो मैंने क्या बोला, आपने कुछ करना ही नहीं है, 3 बार इसका गुणा करना है। तो 9 × 9 × 9, अगर ये आपको यहाँ क्यूब याद है तो कितना फास्ट काम होगा। बाकी बेटे बेटे कर रहे होंगे, 90 81 81 को वापिस 9 से गुणा करोगे, ये टाइम टाइम कैसे बचता है। मैंने बोला क्या है, मैथ्स कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें याद होगी तो बहुत स्पीड से होगा। तो 9 क्या सबको पता होगा, 729, कितना होगा 729। तो ये जो 729 आया, मैंने क्या बोला, रेट का फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनका अपन गुणा करते हैं, ये हमें क्या मान लेना, हमेशा बैंक में पैसा डालने वाला मान लेना। ये हमारा मूलधन है 729 जो हम बैंक में डालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब कितने साल है, बस उतनी लाइन, कोई शर्त तो है ही नहीं। शर्त होती तो हम उसके हिसाब से करते, जो मैंने आपको पहले क्लास में समझाया। पर यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या, नहीं, मतलब यही रेट रहेगी, मतलब 3 साल तक यही रेट चलेगी। तो बताओ मैंने क्या बोला था अभी, अगर आप नीचे ऊपर 1 है किसी में भी और नीचे की संख्या को गुणा करते हो तो हमेशा पहली लाइन में एक 9 हट जाता है, तो इन दोनों का गुणा यहाँ आता है, सिंपल सा सब जगह। ये तीनों दिनों का क्या क्या सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या होता है, अब जब अगली लाइन के लिए आते हो, जब इसका डेटा लिखने जाते हो तो वापस 1 9 हट जाता है, तो यहाँ देखो इसका कितना आएगा 9, इसका तो आ गया 9। अब जब मैं यहाँ लिखूंगा तो इसका वापस लिखूंगा 9। इसका हर एक देखो, जिस लाइन को लिख रहे हो उसके पीछे वाले सभी इंटरेस्ट का लिखना है। जब मैं इस लाइन का लिख रहा हूँ उसके पीछे इसका लिखा, जब मैं इस लाइन का लिख रहा हूँ तो 1 2 तीनों का लिखना है, तो एक का 9, दूसरे का 9, और 9 से वापस एक और कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, तो बचा कितना 1। ये फिक्स फंडा है। अब आप सोल्व भी करते तो भी यही आता है, क्योंकि रेट क्या है 1/9। 729 में आप 1/9 का भाग दो, आपके 81 आएगा। अब 81 में 1/9 का वापस भाग दो, आपके 9 ही आएगा। तो इतनी मेहनत कौन करता है, 9 में वापस 1/9 का भाग दो, 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपके और फास्ट है, मतलब मूलतन नहीं दे रखा तो और अच्छी बात है, और क्वेश्चन फास्ट होता है।
ठीक है, क्योंकि अपने कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं पड़ती है, जो क्यूब करेंगे या जो भी करेंगे उसके ही तो करेंगे। 3 साल क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कितनी बार, 3 साल, 2 साल, 3 साल, 2 साल और 3 साल मतलब क्यूब, 2 साल मतलब स्क्वायर। कंप्लीट है, इजी है। चलो अब देखो इधर, अब लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये तो करके एक बार छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दिया, हाँ सर हम तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ समझना, क्या दे रखा है, जो दे रखा होगा ना वो ही हमें यहाँ से उठाना है, जो दे रखा होगा वो ही उठाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो क्या दिया ना, हम यहाँ से क्या उठा रहे। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डिफरेंस, अंतर, तो मैंने अंतर उठाया था ना यहाँ से ये पूरा। इस बार देखते क्या दे रखा, तो ये बात को याद रखना, क्या दे रखा है वो उठाना है। अच्छे से पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये। अब आप सोचो, आप टेस्ट में गए, टेस्ट में जैसे आपने अभी टेस्ट दोगे उसमें रेट और ये देखो लिखेंगे, पहला काम आप ये करके फ्री कर दोगे। सोचो आप खुद कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा होगा सोचना, रेट और टाइम देखा, आपने ये काम करके सोल्व कर दिया, हाँ सर इतना हमने कर लिया। फिर सर ने क्या बोला था कि जैसे ये प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, जैसे अच्छा 27 रुपये क्या है देखना पड़ना, यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2700 रुपये को प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मुझे एक बात बताओ बच्चों, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ दूसरे वर्ष की बात करो, दूसरे वर्ष में ये मिला था नहीं मिला था, ये देखो ये पहले साल का था एंड में, ये दूसरे साल के एंड में, फिर तीसरे साल के एंड में, तो दूसरे साल के एंड में देखो उसने लैंग्वेज को यूं नहीं बोला कि 2 सालों का नहीं बोला, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो। देन सॉरी यहाँ पे देखना 3 years इन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर का दिया, ओनली फॉर सेकेंड ईयर का कितना बना वो दिया, तो सेकेंड ईयर में कितना बना, मूलधन पे एक रियासी अपने, और यहाँ पे कितना बना 9, तो सेकेंड ईयर का सिर्फ ये 2 सालों का कितना है तो ये पूरा होता, खाली दूसरे ईयर का कितना है तो ये, खाली तीसरे का कितना है तो ये, खाली पहले का कितना है तो ये। तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो ये जो वैल्यू 2700 दी है वो खाली दूसरे साल की दी है, मतलब ये जो 2700 रुपये आपको दिए गए हैं ये सेकंड ईयर के दिए, और सेकंड ईयर में हमने यहाँ पे कितना कमाया है, मैंने क्या बोला, जो वैल्यू देगा वो हमें यहाँ से तोकनी है। इस बार, पिछली बार अंतर था तो मैंने अंतर तोका, इस बार दूसरे साल का ब्याज दिया तो हमने दूसरे साल की यूनिट तो की, तो 81 + 9 कितना हो गया बेटा, 81 + 9 90, तो 90 यूनिट के बराबर कितना दे रखा 27। तो पहले मैंने क्या बोला, एक यूनिट बना लो, तो 2700/90 तो 30 आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना वो देखो, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण, कितनी बार क्या होता है कोई एक आवाज अटक जाती है, बार बार वही निकलती है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर बताना है, तो यहाँ पे पूरे में मुझे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की यूनिट कौन सी है। आप बोलोगे सर ये तो है दोनों की, अंतर का मतलब क्या होता है, देखो साधारण ब्याज का अंतर बोल रहा है, तो ये जो पोर्शन होता है ये अंतर होता है कि नहीं होता है, ये तो डिफरेंस होता है, ये पोर्शन तो दोनों में ही होता है, ये 9 9 9 और 1, तो यही तो आपका अंतर है, इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन देखो लेना भी बराबर यहाँ से ही है, फिर एक नियम क्या बोलता है, एक की बना लो, यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, एक की बना लो। अब आप देखो आपको कितनी यूनिट चाहिए, एक यूनिट का पता चल गया है वो कितने के बराबर है 30, हमें टोटल कितनी यूनिट चाहिए 9 9 18 9 27 और 1 28 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 28 यूनिट की वैल्यू, हम बोलेंगे 28 वैल्यू की निकालनी है, तो एक की वैल्यू जो भी थी 30 उसको किससे गुणा कर दो 28 से गुणा कर दो, मतलब 28 को 3 से गुणा करके 0 लगा दो। अब 28 को देखो 3 से गुणा करना आपको समझना, या तो आप साइड में इधर 28 × 3 कर दो ऐसे, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो 28 की टेबल तो याद नहीं है मान लो 30 की तो बोल सकते हो, तो 28 से 30 के लिए 2 2 बढ़ा है। अब देखो इसके हमें 3 तक बोलना है, तो 30 की टेबल 3 बार बोलो, 30 30 60 30 या 90, 3 बार 30 की टेबल बोली, और हर एक में 2 2 बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था, तो 90 में से हर एक का 2 2 यानी 3 बार में से 2 2 हटा दो, 6 हटा दो। तो अब आपको बताओ एक 3 तरी 90 में से अगर आपने 6 हटाया, 90 में से 6 का कितना बचा बेटा बच्चों आपके 84, कितना बचा 84, और एक जीरो आपके 30 के पीछे वाला था वो यहाँ लगा दिया, तो आंसर कितना आएगा बच्चों आपको 840, कितना आएगा बच्चों 840। देखो आप यहाँ करते हैं 8 तरी 24, 3 दूनी 6 7 8 84, और एक जीरो आपका 30 का था, ठीक है। तो ये केस देखो कैलकुलेशन पार्ट तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख जाओगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो 840 आपका क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। आई होप समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, देखो देखो आज अपन सारा वही कर रहे हैं जिसमें अगर आपको रेट और टाइम पता हो बस
फिर कुछ भी दे के आपको कुछ भी निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, देखो इधर कोई राशि 14 से ही 2.7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है 2 वर्ष के अंत में। वर्ष और आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बस। जैसे आपको रेट पता चली 14 से ही 2/7%। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला, नहीं तो 14 × 7 करना पड़ेगा प्लस 2। तो 14 से ही 2/7 का जो फ्रैक्शन आता है वो आता है 1/7। कितना आता है? 1/7। देखो क्यों 14 × 7 किया, 14 × 14 14 7 98। 98 प्लस 2 कितना हो गया? 100। 14 7 98, 98 और 2 कितना हुआ? 100। क्लियर है? और 100 अपन कितना आया? 7। ये दोनों इंटू किया, 98 98 प्लस 2 100/7 इंटू नीचे कितना है? 100। तो 100 से 100 कटा कितना आया? 1/7। याद होगा तो ये आपका टेबल वेबल करना कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने साल है? 2। तो मैंने क्या बोला 1/7 इंटू 1/7, 2 साल। जितने साल उतनी बार। क्या रेट सेम है दोनों साल की? 2 वर्ष के अंत में इतने मिलते हैं। तो 7 × 7 कितना हमारा मूलधन कितना बना? 49। तो ये हमारा मूलधन बन गया, हमने यहाँ लिख दिया 49। अब 2 साल है, 2 लाइन खींच दी। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर पहले साल को सोल्व करेंगे तो 1 7 खत्म हो जाएगा तो बचा कितना होगा? 7 7। जब दूसरा साल करेंगे तो फिर से खत्म हो जाएगा, बचा कितना? 1। अब क्या बोल रहा है देखो, यदि 2 वर्ष के अंत में 2560 रुपए प्राप्त होते हैं, एक बात समझना, जब तक ये नहीं बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला, मतलब कोई पैसा आपको देने के बाद, किसको आप उधार दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, देने के बाद वापस प्राप्त होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ब्याज प्राप्त नहीं होता है, साथ में मूलधन भी प्राप्त होता है। और हमें पता है मूलधन और जो राशि हमें वापस मिलती है उसमें ब्याज भी इंक्लूड होता है, मूलधन भी होता है। आप बैंक में पैसा लाओ 10,000 रुपये, बैंक में अगर 1,000 रुपये ब्याज बना है तो जब आप बैंक से निकाल के लाओगे तो 11,000 लाओगे ना टोटल पैसा अपना, तो 10,000 मूलधन ही लाओगे तो प्राप्त कितना हुआ? तो 11,000 हुआ। तो उसमें मूलधन और दोनों है। तो कभी भी कोई राशि आपको प्राप्त होती है वो हमेशा मिश्र धन होती है, मतलब उसमें मूलधन भी होता है और दोनों होते हैं। मूलधन भी होता है और क्या होता है? ब्याज भी होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो यहाँ पे जो पैसा लिखा हुआ ये वाला 2560 रुपए, इस 2560 रुपए में मूलधन भी है यानी कि प्रिंसिपल भी है और आपका ब्याज भी है। इसमें क्या है? ब्याज भी है यानी कि SCI भी है। ये दोनों का मिलकर है, मिश्रण है। तो इसका मतलब ये हमें जो 2560 रुपए दोनों का मिक्सचर दे रखा है, ये 2560 रुपए क्या दे रखा है? दोनों का मिक्सचर दे रखा है। अब मुझे बताओ आपके यहाँ मिक्सचर क्या है? देखो आपके यहाँ आपने प्रिंसिपल मूलधन कितना मान रखा है? आपकी यूनिट में देखो मूलधन मेरा था कितना? 49 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 49। और आपने ब्याज कितना कमाया? 15 रुपए। ये ब्याज है ना आपका टोटल, आपने जो कमाया वो लिखो आप, तो उसकी रेट के बराबर आपकी कर दो। तो उन 50 64 आया आपका। देखो ये हो गया, 50 कर दो इसको, एक देके तो 50 और एक 60 और 64। तो हम ये बोल सकते हैं 64 यूनिट दे रखा है, क्योंकि ये जो चीज़ दे रखी है हमने भी देखो वही बनाई कि नहीं बनाई। कहने का मतलब मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, ये सोल्व करने के बाद अब जब भी क्वेश्चन करो जो चीज़ उसने दे रखी है बस वही चीज़ आपको भी बराबर करके लिखनी है। आपको मैंने बोला मूलधन और ब्याज है तो आपका मूलधन ये रहा, ब्याज ये रहा, तो आपने भी वही लिख दी। बस फिर एक ही मेथड बार बार आप देख रहे होंगे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक एक नियम का यूज़ करना है। इसलिए मैंने आपको टैगलाइन में लिखा था कि जब भी रेट और समय दो तो एक एक नियम का यूज़ करना है, वो ऐसे करना है। तो फिर नीचे क्या जाएगा? 64। अब ध्यान से देखोगे 64 की टेबल में 256, देखो आपको 64 की टेबल याद नहीं, 60 की याद है, 4 बढ़ा देंगे। देखो 6 की टेबल 256 तक चलते हैं, 6 चौके 24 यानी 4 बार गया, 6 चौके 24 240 और 4 बार 4 चौक 16, 240 में 16 जोड़ो 256 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप नहीं तो करके देख लेना वापिस। 4 बार गया ये 40 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया बच्चों? 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आया? 40 आया। तो ठीक है, 1 यूनिट बराबर 40। तो आप बताओ हमें क्या निकालना है? तो बताओ उधार दी गई राशि क्या थी? जो पैसा आपने उधार दिया वो तो मूलधन उधार देते, तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमने कितना माना हुआ? यूनिट 49। तो वो बोल रहा है वो उधार दी गई राशि निकालो, मतलब 49 यूनिट निकालनी है। समझ में आया ना? 49 से इंटू क्यों करूँ? क्योंकि मुझे जो निकालना है वो कितनी यूनिट है? 49 है। वो बोलता है दोनों का अंतर कितना है? तो सिर्फ 1 रुपये का अंतर था, यानी ये जो आंसर है 40 रुपये, ये आपका अंतर का आंसर होता। अब अंतर यहाँ पे कौन सा होता है? यूनिट। ये वाला अंतर होता है कि नहीं होता है? वो पूछता बता इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? तो आप 1 की वैल्यू बताते हो और 1 की वैल्यू कितनी है? ये 40। तो आंसर कितना हो जाता? 40। वो बोलता सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? खाली सेकंड साल का, तो सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 8। तो आप 8 की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 की पता थी, 8 की निकाल देते। फर्स्ट साल का कितना है? तो 7 की निकालते। वो क्या पूछ रहा है? उसका गुणा करना है। बस इतना सा फंडा याद कर लो। पहले ये तो करना ही करना है, उसके बाद क्या दे रखा है बराबर करो, 1 निकाल लो और जो निकालने बोले उसका गुणा कर दो। इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब टेस्ट दो, ऐसा क्वेश्चन आए बार बार देखो, आप इजी लगने जाएंगे यार क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, ऐसे ही नहीं होगा। चलो अब बताओ 49 इंटू हो गया कितना बचा? मुझे बताओ एक बार।
50, देखो सिंपल सी बात है, 50 इंटू 4 कर दो पहले, तो 50 इंटू 4 कितना हुआ, 200 हुआ। एक एक बड़ा रखा था, 4 कम कर दो तो 196 हो गया, और ये जीरो लगा दिया, तो 1960 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग। अब धीरे धीरे आपको मैथ्स में आनंद भी आ रहे होंगे, समझ में भी आ रही होगी कि यार मैथ्स टफ है नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है मेरे को। देखो आपको करनी, इससे तो कोई देखो घोट के नहीं पिला सकता है। मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है, कितनी प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करेगा, उतनी हाथ स्पीड से चलेंगे। अब देखो, अब एक ही टाइप को जब बार बार कर रहे थे तो आपको स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपको देखते पता चल रहा है। पर इस बार देखो नया क्या है, नया क्या है, देखो एक बार, इस बार कोई राशि पहले साल की रेट उसकी कितनी है, 11 सही 1/9, तो इसका सॉरी, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/9। अब आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल देना, 11/99 100 1 से 1 9 कट गया। पर ये दूसरे साल की इस बार रेट कितनी है, 12 सही 1/2, यानी कि 1/8। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन कितने साल का दे रखा है, 2 ही साल का है, तो पहले साल की 1/9, दूसरे साल की इस बार 1/8 है। अगर सेम होती दोनों साल की मैं ले लेता, 3 साल भी सेम होती तीसरे साल की भी वही ले लेता, पर इस बार दोनों साल की क्या है, अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला, नीचे वाली संख्या जो भी आए दोनों साल की उसको गुणा कर लो, 8 9 72, तो 72 यूनिट इस बार आपका मूलधन आपको क्या मानना होगा, बैंक में डालना होगा। अब साल कितने हैं, 2, तो 2 ले दो। तो यहाँ तक कोई नई चीज़ थी, कोई नहीं सर, सब कुछ वही है। ये भी कर लिया, ये भी कर ही लोगे, अच्छे बच्चों में आते हो। पहले साल की रेट कितनी है, 1/9, दूसरे साल की रेट कितनी है, 1/8। यहाँ पे 1/9, यहाँ पे 1/8। बस आप बोहितर का 1/9 करोगे तो ये आंसर आएगा, करके देखो। और बोहितर का 1/8 करोगे तो ये, क्योंकि दोनों का गुणित तो किया था। 9 का भाग बोहितर में दोगे ना आप, बोहितर का 1/9 कैसे करोगे, ऐसे इंटू 1/9, 8 9 72, ये तो लिख लोगे। और जब इसका वापस करोगे तो इसका करने के लिए देखो, इस साल कर रहे हो, इस साल आपको ब्याज चाहिए, तो इस साल की रेट कितनी है, 1/8। तो यहाँ 8 का 1/8 करोगे तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। इस साल रेट कितनी थी, 1/9, मतलब ये वाली रेट। तो इस साल जो ब्याज मिला 1/9 के हिसाब से मिला। फिर क्या हुआ, मुझे पता है, एकदम से मैं कैमरा को देखता हूँ, मुझे मन में ऐसा आता है कि किसी न किसी बच्चे को थोड़ा डाउट आया, तो मैं ऑटोमेटिक रिपीट करने लग जाता हूँ। पता नहीं कैमरे से मुझे ऐसा लगने लग गया, इसमें दिखने लग गए बच्चे। ठीक है, तो 1/9। फिर देखो यहाँ पे 1/8 है। अब 1/8 है तो मेरे को बताओ, इस साल कुछ भी पैसा मिलेगा तो रेट तो यही रहेगी। तो पहले देखो 72 पे भी 1/8 के हिसाब से मिला, तो ये पैसे पे भी ब्याज तो इस साल मिल रहा है ना, पैसा तो पड़ा अकाउंट में, पर इस साल के एंड में मिल रहा है। तो इस साल तो रेट तो ये वाली है ना, तो इस रेट के हिसाब से 8 का कितना मिलेगा, 1/8। तो 8 का 1/8 कितना आया बच्चों, 1 रुपया। यानी जिस साल जो रेट है वो रेट से आपको जितना भी पैसा वो पैसा मिलेगा, वो रेट तो पिछले साल की थी। तो देखो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां तक खत्म होने के बाद, ये तो बार बार करना है, सर कुछ नया तो है ही नहीं। यहां तक खत्म करने के बाद ये देखना है कि दिया हुआ क्या है। उसने दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 125 रुपए। अब मुझे बताओ इस पूरे में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। बेटा ये ब्याज तो चाहे साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता ना तो ये सिंपल इंटरेस्ट में भी आता। ये तो मूलधन पे जो ब्याज बनता है हमेशा वो साधारण ब्याज में भी आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा। बस ये जो ब्याज बनता है ब्याज पे ब्याज, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा होता है। तो इस बार एक्स्ट्रा कितना है, खाली 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। और क्वेश्चन ने वो कितना दे रखा है, 125। हमें जो दे रखा है, मैंने क्या बोला, 125 रुपए क्या है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और हमारे अंतर कितना रुपया आया, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधी आ गई इस बार। अब हमें क्या निकालना है, तो वह राशि ज्ञात करो। राशि ज्ञात करो मतलब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बताओ क्या फर्क पड़ा है खाली इस बार। इस क्वेश्चन नया क्या था, रेट अलग अलग हो तो हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, रेट फ्रैक्शन में हो तो हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या। आप बताओ क्या मैथ्स टफ है क्या, खुद पूछ आंसर देना मुझे, कमेंट जरूर करना है बात पूछ के, क्या मैथ्स टफ लग रही है। लेवल 1 तक एक बार बात करना। आप सोचो ही मत कि लेवल 2 में क्या होना है, उसको जिम्मेदारी मेरी, उसकी चिंता आप मत करो। आप अपने लेवल 1 पे ध्यान दो, जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, वो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट करो, जरूर करके बताना मैथ्स कैसी लग रही है। क्या मैंने बोला था मैथ्स इजी है, क्या आपको फील आ रहा है या नहीं है, कमेंट जरूर करना बच्चों। क्लियर है, जिससे मुझे भी पता चले हाँ सही बात बोले, बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखना 125 इंटू कितना हो गया बच्चों, 72। तो 125 इंटू 72 करना है। कुछ नहीं करना तो आप ऐसे कर लेना, ये तो आता ही है ना अपने को बचपन से ही, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 5। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है आपको, अगर आपकी स्पीड अच्छी बनाते हो ना, पहाड़े अच्छे आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 एकम 7 8, 0 0, 7 से 14 15, 9 5 से ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ की क्या मैंने। हाँ 7 14 15 1 8 9 10, कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई बात नहीं, मैं अभी सही कर देता हूँ, जल्दबाजी में हो जाता है कितनी बार, फिर नहीं लिख देता हूँ। मैंने सही तो लिखा है,
72 तो आई, हाँ ठीक है 72 दे रखा है, सॉरी 125 दे रखा है और हमें हाँ ठीक है 72 निकल, चेक सही कर लेता हूँ। अब देखो आपको करना है 125 इंटू 72, 125 इंटू 72, तो 5 दूनी 10, कुछ गलत किया और देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम, फिर यहाँ पे किया 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1 7 एकम 7 और 1 8, 0 0 1 7 8 9 10 9,000, सॉरी। तो इसका कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, हम भी इंसान ही हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं, और होनी भी चाहिए, नज़र लग जाती है नहीं तो, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 9,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप एक चीज़ आज सीखे होंगे, रेट अलग हो, रेट फ्रैक्शन में हो, साल 3 हो 2 हो, कुछ भी दिया हुआ हो, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क पड़ा, सारे क्वेश्चन सोल्व होते। एक बार और अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आया वीडियो को टेस्ट दे देना, मैं कह रहा हूँ टेस्ट पे नंबर फुल आप फुल, क्लियर है। तो यहाँ तक आज अपन पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और वो भी मैथ्स ज़्यादा एकदम एक साथ पढ़ना, मैं तो बोलता हूँ कम पढ़ो, परफेक्ट बनाओ, फिर अगले वीडियो पे चलो। ये वीडियो पूरा परफेक्ट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आज मुझे समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो पे चलो। टेस्ट दिया, मस्त रहो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर 5-6 दिन बाद देंगे, थोड़ा सा भी आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, पेपर के चैप्टर वाले भी बन रहे हैं, आपको टेस्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे ऐप पर, ठीक है, चैप्टर वाले टेस्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आगे मिलते हैं। आप अगर उस पर देना चाहते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टेस्ट, तो इससे स्कैन करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।